हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इकोलॉजी के छोटे छोटे से टॉपिक्स करेंगे, जैसे हैबिटेट, निच, हैबिटेट के टाइप्स, निच क्या होता है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, बायोलॉजी, तो बीएससी की और 9th-10th की साइंस के बहुत सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज द हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? An animal's living place is called its habitat. एक एनिमल्स जो जहाँ पर रहता है, जो उसका लिविंग प्लेस है, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस टू थ्राइव। एग्जाम्पल, गोल्ड फिश नीड फ्रेश वाटर वाइल व्हेल सी वाटर। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, तो सभी को डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वही क्या होते हैं, उनके हैबिटेट होते हैं। अब जैसे बात की है कि गोल्ड फिश जो होती है उसको तो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो व्हेल होती है वो तो सी वाटर में भी रह जाती है। तो इसका गोल्ड फिश के लिए फ्रेश वाटर उसका हैबिटेट है और व्हेल के लिए सी वाटर उसका हैबिटेट है। तो जो ऑर्गेनिजम्स जहां पर रहते हैं वो ही उनका क्या है, हैबिटेट होता है। नेक्स्ट वन इज द निश। निश क्या होता है? ईच स्पीसीज ऑक्यूपाई ए निश इन द कम्युनिटी। ए निश इज द रोल ऑफ स्पीसीज प्लेस एंड इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ फूड इट ईट्स, वेयर इट लाइव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज। निश वो जगह होती है, वो काम होता है निश की जो वो ऑर्गेनिजम्स उस इकोसिस्टम में, उस कम्युनिटी में प्ले करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम कर रहा है, क्या फूड ले रहा है, क्या कहाँ पर रहता है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी क्या रिलेशनशिप्स हैं दूसरी स्पीसीज के साथ, दैट इज नोन एज द निश। उसका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज निश। इसके साथ साथ कुछ छोटी सी टर्म्स होती हैं हैबिटेट के साथ, माइक्रो हैबिटेट, इकोलॉजिकल निच, और भी छोटी छोटी टर्म्स हैं वो बताते हैं। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? ए स्पेशलाइज्ड एरिया विद इन ए हैबिटेट वेयर सम ऑर्गेनिजम्स लाइव। हैबिटेट माइक्रो क्या होता है? छोटा। हैबिटेट जो उसकी लोकेशन थी जहां पर वो रहता था, कि उससे रहने वाली जगह में कोई छोटी सी लोकेशन, एक ना कि स्पेशलाइज्ड एरिया, वो एरिया क्या है, स्पेशलाइज्ड है, वहां पर वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं, दैट आर द माइक्रो हैबिटेट। जैसे कहा है, अराउंड द ट्रंक ऑफ ए ट्री फर्न्स इन ए वेट फॉरेस्ट where some mosses and fungi grow because it is the shaded and the moist। कि वहां पर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपने आप में एक हैबिटेट है, और उस फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर मॉसेस लग जाते हैं, फंजाई वहां पर ग्रो करती है। जहां पर फंजाई और मॉसेस ग्रो कर रही है उनके लिए क्या है, वो एक माइक्रो हैबिटेट है। कि उस बड़े हैबिटेट के अंदर कुछ अलग से छोटे छोटे हैबिटेट्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज माइक्रो हैबिटेट्स। इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच क्या होता है? वेयर इट लाइव्स एंड इट्स पार्टिकुलर अडेप्टेशन सूटेड टू दैट हैबिटेट। इकोलॉजी क्या होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में इंटरेक्शंस जो हो हम स्टडी करते हैं, दैट आर द इकोलॉजी। और उस इकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग उसका क्या प्रोफेशंस है, कैसे वो अडप्ट करता है वो ऑर्गेनिजम्स जहां पर वो रहता है उस पर्टिकुलर एरिया के साथ, कैसे अडेप्टेशंस करता है, दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल निच। It also includes the role it has in its habitat। इसका क्या रोल प्ले करता है वो उस जगह पर, अपनी इकोलॉजी के अंदर उसका क्या फंक्शन है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वहां पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डॉल्फिन कुड बी ए पोटेंशियली अनदर निश देन अनदर डॉल्फिन इज ए pod that utilize significantly different food resources and foraging techniques। दो डॉल्फिन्स हैं, दोनों डॉल्फिन्स का क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग फीडिंग हैबिट्स है, फूड रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, अलग से टेक्निक होती है उनका अपना फूड गैदर करने के लिए। तो उन दोनों के लिए क्या है, अलग अलग इकोलॉजिकल निश है। तो कुछ अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल निश की, तो कैसे आया था ये, नेमिंग क्या थी, कैसे दिया गया था। इकोलॉजिकल चार्ल्स एल्टॉन्स डिफाइंस द निश फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ ए स्पीसीज सच एज इट्स ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक रोल क्या होता है कि वो किस लेवल पे फीड कर रहा है। वो फोटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, उसमें वो कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, क्या लेवल है उनका, दैट इज द ट्रॉफिक लेवल। ये एल्टॉन ने दिया था इसके अकॉर्डिंग कि वो उसका क्या होता है, इकोलॉजिकल उसका निश होता है, दैट इज।
Herm tends to emphasize more on the community similarities and less on the competitions. उन्होंने communities की similarities के ऊपर ज्यादा बेसिस पर बात की थी, ना कि competitions के ऊपर, क्योंकि competitions भी क्या होता है इकोलॉजी में साथ साथ चलता है। In the 1957 जोलॉजिस्ट थे एविएलियन हचिसियंस provide a sort of comparison comprise of their ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स। उन्होंने अपनी बातें रखी, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने कि टू फॉर्म्स ऑफ निच। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल निच, सेकंड वन इज द रियलाइज्ड निच। फंडामेंटल निच क्या होता है? फोकस्ड ऑन द कंडीशंस इन विच ए स्पीसीज कुड एग्जिस्ट विद नो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। कोई भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस नहीं है, कोई किसी को compete नहीं कर रहा है, जो एक मैक्सिमम एरिया या फिर मैक्सिमम उसका जो फंक्शन है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल निश। रियलाइज्ड निश क्या होता है? जो एक्चुअल में होता है। इन कॉन्ट्रास्ट कंसिडर द पॉपुलेशंस एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरेक्शंस और द कॉम्पिटिशंस, कि वहां पर और भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, उसकी खुद की स्पीसीज में भी आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, और इंटरेक्शंस के बाद क्या कंपटीशन होता है और वो जब क्या रोल प्ले कर रहा है या फिर जब कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द रियलाइज्ड निश। द अडेप्टेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल निश concept has allowed ecologists to understand the role of a species in the ecosystem। कि क्या अडेप्टेशंस क्या है इसकी इकोलॉजिकल निश के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रहता है उस इकोसिस्टम के अंदर, इकोलॉजिस्ट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उसके बेसिस के ऊपर कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, दैट इज। अगर हम बात करते हैं अब फंडामेंटल निच और रियलाइज्ड निच की, अच्छे से देखते हैं इसमें कि क्या होता है। फंडामेंटल निच क्या होता है? द निच दैट ए स्पीसीज पोटेंशियली कुड ऑक्यूपाई इन द अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, एक स्पीसीज आराम से रहती है, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, वहां पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, आराम से बिल्कुल रहती है, तब हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल निश। रियलाइज्ड निश के अंदर क्या होता है? द निश टू विच ए स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। किसी कॉम्पिटिटर के प्रेजेंस के अंदर तब जब वो अपना एरिया ऑक्यूपाई करती है, अपना रोल प्ले करती है, दैट इज द रियलाइज्ड निच। तो ये क्या होते हैं? दो तरह के निश होते हैं, फंडामेंटल एंड द रियलाइज्ड निश। यहां हम बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथेलेमस और द मेलानस के अंदर। तो कैथेलेमस के अंदर क्या कहा था कि जो कैथेलेमस है ये हाई टाइडल एरियाज के अंदर रहते हैं और मेलानस जो होती है ये लो टाइडल एरियाज के अंदर रहते हैं। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो लो टाइडल एरिया में कैथेलेमस रहते हैं और मेलानस रहते हैं और हाई टाइडल एरिया में कैथेलेमस रहते हैं। तो ये इनका क्या होता है फिर उस वक्त जब कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है उनका, तो मेलानस के लिए तो ये इसका क्या है? फंडामेंटल और रियलाइज्ड निच है, और जो कैथेलेमस है उसके लिए क्या है? हाई टाइडल का एरिया है, वो उसके लिए क्या है? रियलाइज्ड निच है। एक्चुअल में तो वही रहता है, ये है तो यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया उसके लिए फंडामेंटल निच, लेकिन कैथेलेमस के लिए यहाँ तक रियलाइज्ड है, मेलानस के लिए यहाँ तक रियलाइज्ड है, क्योंकि ये उसकी प्रेजेंस में तो इतना ही एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है ना। अगर ये इससे ज्यादा लेता है तो उससे ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि मेलानस वहां पर होता ही नहीं है, एक प्रेजेंस ऐसे कि मेलानस वहां से एब्सेंट होगा। अब क्या होता है कि मेलानस नहीं है तो कैथेलेमस क्या कर जाता है? लो टाइडल एरियाज में भी आ जाता है। तो यहां से यहां तक क्या है? ये पूरा का पूरा फंडामेंटल निश है, और जो इन्होंने एक दूसरे की एब्सेंस में ऑक्यूपाई किया है दैट इज द रियलाइज्ड निश। और दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट है, एक के लिए हाई टाइडल एरिया है और एक के लिए लो टाइडल एरिया है। ओशियन के अंदर ये दोनों की दोनों स्पीसीज रहती हैं। ये देखो यहाँ पर देखा है ना कि कैथेलेमस बैरेंकल्स कैन लिव इन द बोथ डीप एंड द शैलो इंटरटाइडल जोन्स। जब वहां पर मेलानस प्रेजेंट नहीं है तो कैथेलेमस क्या है? पूरे का पूरा लो और हाई दोनों पे प्रेजेंट है, तो ये पूरा एरिया क्या है? इसका फंडामेंटल निश है। और जब कैथेलेमस के साथ मेलानस आ जाता है तो मेलानस क्या आ जाता है? लो टाइडल एरिया में रहेगा, और ये क्या कर जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा हाई टाइडल एरियाज में, क्योंकि ये इसकी प्रेजेंस में यहाँ नहीं रह सकता। ये इसका क्या? कॉम्पिटिटर है और उससे आगे नहीं कम्पीट करता है, तो ये इसका अब क्या है? ये क्या है? इसका एक्चुअल में रियलाइज्ड निश है और मेलानस का ये रियलाइज्ड निश है। तो दोनों के क्या है? ये इस तरीके से फंडामेंटल और रियलाइज्ड निश होते हैं। कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मेलानस नैरो कैथेलेमस स्पेशल रेंज forcing it to occupy a higher or the drier zone। तो इसको क्या है? यहाँ पर हाई टाइडल एरियाज के अंदर रख देते हैं, और ये क्या है? इसका रियलाइज्ड निश है।
तो ये एक्चुअल में होता है फंडामेंटल और रियलाइज्ड निश। इंपॉर्टेंस क्या होती है इकोलॉजिकल निश की? इकोलॉजिस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिटीज रिलेट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिटनेस, trait evolutions, predator-prey interactions in the communities. This become even more important as climate change affect community ecology. कम्युनिटी की इकोलॉजी स्टडी करने के लिए हमें क्या है, निश को पढ़ना पड़ता है। निश की इंपॉर्टेंस का हमें पता होना चाहिए कि कैसे निश क्या है, कि क्या ऑर्गेनिज्म रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या इकोसिस्टम में उसका वर्क है, क्या प्रेडेटर इंटरेक्शंस हैं उनके अंदर, क्या उसकी ट्रेड्स काम करती हैं, कैसे वो इवोल्व हो रही हैं, क्योंकि इंटरेक्शंस के साथ ही क्या है इवोल्यूशन, इकोलॉजी और इवोल्यूशन साथ में चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए इकोलॉजिकल निश को पढ़ना या फिर उसके इंफॉर्मेशन होना में जरूरी होती है। इकोलॉजिकल निश अलाउज स्पीसीज टू एग्जिस्ट इन देयर एनवायरमेंट। इकोलॉजिकल निश के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनवायरमेंट में स्पीसीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये इस तरीके से उसको अलाउ करते हैं। अंडर द राइट कंडीशंस द स्पीसीज विल थ्राइव एंड प्ले ए यूनिक रोल। Without the ecological niche, there would be less biodiversity and ecosystem would not be in balance. तो इकोसिस्टम क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा, इकोलॉजिकल निश नहीं होगा तो, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो। बायोडाइवर्सिटी होना मेन रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी एक इकोसिस्टम की। अगर बहुत सारी स्पीसीज रहती है एक एनवायरमेंट के अंदर तो उनके अंदर जाहिर सी बात है कंपटीशन होता है। तो वो कंपटीशन किस तरीके से हो सकता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। इंटर और इंट्रा टू टाइप्स का कंपटीशन होता है स्पीसीज के अंदर। इंटर स्पीसीज होता है कि दो स्पीसीज अलग अलग होती हैं, इंट्रा में एक ही स्पीसीज के अंदर इंटरेक्शंस जो होता है या फिर कॉम्पिटिशन जो होता है दैट वन। अब हम बात कर रहे हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इकोलॉजिस्ट रेफर्स टू कोएग्जिस्टेंस व्हेन डिस्क्राइबिंग इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिस्ट देखते हैं कि दो स्पीसीज आपस में रह रही हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होता है इंटरेक्शंस की, वहां पर अगर इकट्ठा रहती हैं दैट वन इज द कोएग्जिस्टेंस। टू कॉम्पीटिंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन वन इकोलॉजिकल निश, दिस इज ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। दो स्पीसीज एक जैसी हैं और वहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट्स में है, तो लिमिट्स में होते ही क्या हो जाएगा, उस इकोलॉजिकल निश के अंदर कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द स्पीसीज। कंपटीशन अफेक्ट द फिटनेस ऑफ ए स्पीसीज। अब जो ज्यादा फिट होगी स्पीसीज वो कंपटीशन में क्या है सर्वाइव कर जाएगी, और जो नहीं है फिटनेस के मामले में वो स्पीसीज लेस फिटनेस में है तो वो स्पीसीज क्या वहां से वॉकआउट कर जाएगी, उसको विनिंग नहीं होगी, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकती है। कैन लीड टू द इवोल्यूशनरी चेंज। अगर उसकी फिटनेस अच्छी है कॉम्पिटिशन्स की वजह से तो उसके अंदर क्या है इवोल्यूशंस की चेंज होंगी, और कुछ वो क्या है हायर की तरफ जाएगी, अपने अंदर कुछ ना कुछ इवॉल्व करेगी, कुछ ज्यादा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करेगी। चेंज करना ही क्या होता है फिर इवोल्यूशन होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज एन एनिमल्स दैट फोरेजेस फॉर पोलन और द नेक्टर फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज competing with other such animals। एक पार्टिकुलर अगर हम बात करते हैं कि एक टाइप्स का फ्लावर है और उसको फ्लावर को पॉलिनेशंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप्स का ही इंसेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर ये होगा तो ही यहाँ पर क्या होगा पॉलिनेशन होगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एक स्पीसीज में बहुत सारे नंबर प्रेजेंट है, तो ये नंबर है जो फ्लावर्स का वो कम है, तो उनके बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा कि कौन इसके सर्वाइवल इसको पॉलिनेशन के लिए या फिर नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए उस फ्लावर के पास कौन जाएगा या फिर कौन जा सकता है जो उसके अंदर बेटर फिटिंग के साथ होगा। फिटनेस जिस ऑर्गेनिजम्स की जिस स्पीसीज की अच्छी होगी वही उसके साथ क्या है पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेट उसको कर पाएगा और नेक्टर वहां से कलेक्ट कर पाएगा। तो उस कंपटीशंस में क्या है कंपटीशंस में वही सर्वाइव करता है जिसकी फिटनेस अच्छी होती है और जो एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। In the case of some species of ant, the insects will compete for nest and prey as well as water and the foods. कंपटीशन के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, मेन है कि रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में भी टाइप्स हैं, जैसे आंट्स और इंसेक्ट्स हैं, ये दिखाए हैं कि वो क्या होते हैं बहुत बार क्या है वो नेस्ट के लिए अपने आप एक दूसरे के साथ compete करते हैं, कुछ है जो प्रे के लिए compete करते हैं, प्रे प्रेडेटर के लिए, कुछ फूड और रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स क्या है बेसिक से उसके सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटिशन्स चलता रहता है।
तो कॉम्पिटिशन्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स। इंट्रा याद करने का अच्छा तरीका, इंट्रा में ए आता है, ए मतलब 1, कि एक ही स्पीसीज के अंदर जब कंपटीशन होता है दैट वन इज द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेम स्पीसीज। किसके लिए कंपटीशन होता है? compete फॉर द फूड, वाटर एंड द मेटिंग पार्टनर्स। इन सब के लिए क्या है? एक स्पीसीज के अंदर कंपटीशन होता है। ग्रेटर द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी द लार्जर द पॉपुलेशंस। अगर रिसोर्सेज ज्यादा कब होती है ये चीजें? जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है और पॉपुलेशंस भी बहुत ज्यादा होती है, तब क्या है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। ये तो एक ही स्पीसीज के अंदर है, ये क्या है? बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। इसके लिए फॉर फूड, लाइट एंड वाटर। इफ 2 स्पीसीज ऑक्यूपाई इन द सेम निश, वन विल नॉर्मली हैव ए कॉम्पिटिटर एडवांटेज। 2 स्पीसीज आपस इकट्ठा रहती हैं, नॉर्मली एक निश में रह रही हैं, कॉम्पिटिशन्स किसके अंदर? उनके अंदर स्टार्ट होता है, तो वही सर्वाइव करेगी जिसके अंदर कॉम्पिटिशन्स की एडवांटेज होगी, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग होगी, पावरफुल होगी और अपने आप की उसकी फिटनेस उससे ज्यादा होगी। द पॉपुलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्पीसीज विल ग्रेजुअली इंक्रीज व्हाइल द अदर डिमिनिश इवेंचुअली टू बी रिमूव। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा ऑर्गेनिज्म, जिस पॉपुलेशंस की ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग होंगे, जो स्पीसीज स्ट्रॉन्ग होगी, वही क्या करेगी? ग्रेजुअली इंक्रीज, अपनी फिटनेस को भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और वो सर्वाइव कर जाएगी। जबकि दूसरी जो स्पीसीज है उसकी पावरफुल क्या है? उसकी पावरनेस डिक्रीज करती चली जाएगी धीरे धीरे, और जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो वो वहां से रिमूव कर जाएगा। और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जिसका सर्वाइवल अच्छा है वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा उसके अंदर। तो जब एक ही और निश के अंदर 2 अलग अलग स्पीसीज रहती हैं तो दोनों इकट्ठा नहीं रह सकती, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और कॉम्पिटिशन्स में जो स्ट्रॉन्गर स्पीसीज होगी वो सर्वाइव कर जाएगी, और जो स्पीसीज से स्ट्रॉन्गर नहीं है वो क्या कर जाती है? वहां से डिमिनिश कर जाती है, रिमूव हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 species cannot survive in a ecological niche, cannot survive. No species can occupy the same niche indefinitely when resources are limited. जब वहां पर रिसोर्सेज लिमिट्स में है तो वो 2 स्पीसीज एक ही निश के अंदर कभी भी नहीं रह सकती। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 species with same ecological niche they cannot be survive if the resources are limited। तब क्या है? वो उसके अंदर कभी भी नहीं रह पाएंगी। दिस इज द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। कि क्यों होता है कॉम्पिटिशंस? इन सब चीजों के लिए ही कॉम्पिटिशन होता है। और फिर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस में इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यही आता है। फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? इकोलॉजिस्ट यूज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ स्पीसीज कोएग्जिस्ट। अब देखा भी गया है कि बहुत बार ऐसा नहीं है कि हर बार ही स्पीसीज क्या है एग्जिस्ट, 2 स्पीसीज साथ नहीं रह सकती। कि 2 स्पीसीज साथ में भी रहती है तो कब को एग्जिस्ट करती हैं, वो किस केसेस के अंदर एग्जिस्ट कर पाती हैं, तो उसको स्टडी करने किया तब एक प्रिंसिपल निकल कर आया था, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिक्टेट दैट 2 स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम इकोलॉजिकल निश। दिस इज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज इन ए हैबिटेट। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यही बताया है कि 2 स्पीसीज जिनका सेम इकोलॉजिकल निश है वो कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उस ड्यूरेशंस के अंदर रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिट्स में है। उन रिसोर्सेज लिमिट्स में होंगे तो स्पीसीज में आपस में कंपटीशन स्टार्ट होगा। अर्ली चैंपियंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स वर जोसेफ ग्रीनियल, T.I. स्टोरे, जॉर्ज गॉस एंड द ग्रेटर हार्डिन इज द अर्ली एंड द मिड 20th सेंचुरी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर वर्कआउट किया। बाद में ये गॉस के नाम से फेमस हुआ है, गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के नाम से फेमस हुआ है। सेकेंड नाम है इसका गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। Competition in a niche either leads each species to specialize in a different way so as not to use the same resources or leads one of the competing species to become extinct। अब कंपटीशन जब हो ही रहा है दोनों के अंदर तो हमेशा क्या होता है कि जब भी 2
ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दो स्पीसीज के अंदर कंपटीशन होता है तो हमेशा जो स्ट्रोंगर होता है वही क्या करता है, अपना सर्वाइवल, हमें सर्वाइवल को क्या है, सिक्योर कर पाता है। तो जब इनके अंदर कंपटीशन हो रहा है स्पीसीज के अंदर, तो एक क्या हो जाती है फिर उसके अंदर जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती है तो वो धीरे धीरे करके क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, अपना आप को वो चेंज नहीं कर पा रही है, अपने आप को वो प्रूव नहीं कर पा रही है कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रोंग हूं, तब वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट नेचुरल सिलेक्शन, कि यहाँ पर इसको हम नेचुरल सिलेक्शन से भी देखते हैं कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होती है। जब उसके अंदर सर्वाइव की कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो अपने आप को कम्पीट करके सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, उस सिस्टम के अंदर, उस एनवायरमेंट के अंदर जहां पर भी वो प्रेजेंट है, तो नेचर उसको क्या सिलेक्ट नहीं करता, और जब नेचर सिलेक्शन करना बंद कर देता है तो उसका एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देयर आर द टू थ्योरीज यूज्ड टू एड्रेस द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। दो थ्योरी दी जाती हैं, मोस्ट ऑफ पी एंड द आर थ्योरी, वो हायर क्लासेस के अंदर आती हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के अंदर इतना ही पढ़ना है। एक बार इसका एक अलग से टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक अलग से टॉपिक बताते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कॉम्पिटिशंस प्ले आउट इवन एट माइक्रोबियल लेवल। अगर हम ये मानते हैं ना कि हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं, एनिमल्स हैं, उन्हीं के अंदर कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन माइक्रोबियल, माइक्रोब्स जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी कंपटीशन होता है। एग्जाम्पल देखा गया था पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम का। आर ग्रोन टुगेदर दे विल कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। पैरामीशियम ओरेलिया विल इवेंचुअली ओवरटेक पैरामीशियम कोडेटम एंड कॉज इट टू गो एक्सटिंक्ट। दोनों को इकट्ठा एक ही मीडियम के अंदर सर्वाइव करवाया गया, तो उन्होंने उसमें क्या हुआ कि पैरामीशियम ओरेलिया अपने आप को बढ़चा लेता है और कोडेटम को वहां से एक्सटिंक्ट होना पड़ता है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज जो थे वो कम थे। Given the fact that organism cannot exist in a bubble and most therefore naturally interact with the other species, कि most of cases क्या होता है, जब interactions आपस में होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर जब कंपटीशन होता है तो जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, वही इंट्रैक्शन के बाद अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल है, ये है इसका ग्राफ। पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम दोनों को एक ही मीडियम के अंदर जब सर्वाइव करवाया गया तो पैरामीशियम ओरेलिया क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, अपना नंबर ग्रो कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम कोडेटम क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे, और रिसोर्सेज के अंदर पैरामीशियम ओरेलिया क्या है, अपने आप को सर्वाइव करवाने में कामयाब हो जाता है। उसका फिटनेस अच्छा है, इस वजह से भी वो उससे ज्यादा कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भी। तो ये क्या है, पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम का एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर वही है, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इन द सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम। दो स्पीसीज एक ही जगह पर, एक ही निश के अंदर, एक ही टाइम पर कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकती, एक को वहां से जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर लिमिट्स में होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी नहीं होते। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है ना, पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम कोडेटम, दोनों को जब अलग अलग सर्वाइव करवाया गया तो दोनों के ग्राफ अलग अलग में अच्छा ग्रोथ इन्होंने शो किया। जब दोनों को एक ही कंटेनर के अंदर ग्रो करवाया गया तो ओरेलिया तो अपने आप को सर्वाइव करवा गया, और कोडेटम क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाया, और वो क्या है, उसका नंबर और ग्रोथ दोनों की दोनों क्या है, कम हो गई। तो ये क्या है, इसका पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरेलिया का एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है ये कि स्पीसीज, दो स्पीसीज एक ही नीच के अंदर, एक ही हैबिटेट के अंदर हमेशा इकट्ठा नहीं रह सकती। तो अब क्या करें, दोनों इकट्ठा नहीं रह सकती तो दोनों क्या कर लेती हैं, अपने आप को चेंज कर, अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं, जिसको हम रिसोर्स पार्सनिंग बोलते हैं। कि जो एग्जिस्ट रिसोर्सेज, हमने कहा कि नेचर के अंदर रिसोर्सेज हमेशा लिमिट्स में रहते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर ही सर्वाइव करना है, तो दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि आप क्या करो, इतने पे सर्वाइव कर जाओ और बाकी पे मैं सर्वाइव कर जाता हूं, तो दैट इज द रिसोर्स पार्सनिंग। कंपटीशन से बचने के लिए, एक्सटिंक्ट ना होने के लिए, तो दोनों स्पीसीज में एक समझौता हो जाता है। दैट मीन्स कि वो अपने आप को चेंज करती हैं कि हाफ में या फिर इतने में आप सर्वाइव कर जाओ और इतने एरियाज में मेरा सर्वाइवल हो जाएगा, दैट वन। इन अदर केसेस दे मे एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं दो स्पीसीज एक ही जगह पर, कब, बट यूज रिसोर्सेज एट डिफरेंट टाइम। दिस सिनेरियो इज कॉल्ड द रिसोर्स पार्सनिंग।
या तो ये हो सकता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, इतना सा एक नेचुरल रिसोर्स है, या तो वो दो स्पीसीज ये बोले कि हाफ को आप डिवाइड कर लो, हाफ को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, हाफ में सर्वाइवल आपका ठीक रहेगा, हाफ में सर्वाइवल मेरा ठीक रहेगा, कि दोनों ने अपनी अपनी हैबिट्स चेंज कर ली, हैबिटेट्स चेंज कर लिए, दैट इज द रिसोर्स पार्सनिंग। रिसोर्सेज का क्या उन्होंने बंटवारा कर लिया। या फिर ऐसा होता है कि एक डे या जैसे अगर हम बात करते हैं, एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट की दो स्पीसीज हैं, एक ही फ्लावर है, और फ्लावर ऐसा है कि वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही ओपन अप होता है, नेक्टर कलेक्शन उसी से होता है। तो दो स्पीसीज जो इंसेक्ट्स की हैं, एक क्या कर लेती हैं, वो एक मॉर्निंग के टाइम पर एक्टिव हो जाती है और एक इवनिंग के टाइम पर एक्टिव हो जाती है। तो दैट वन इज आल्सो रिसोर्सेज पार्सनिंग, कि दोनों के बीच में कंपटीशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, दोनों का सर्वाइवल अच्छे से हो जाएगा। तो ये है रिसोर्स पार्सनिंग, और दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं इस केस में, बशर्ते उन्होंने क्या करना है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बांट लेना है, उनका यूज का टाइम डिफरेंट होना चाहिए, यूज की लोकेशंस डिफरेंट होनी चाहिए। दैट वन इज द रिसोर्स पार्सनिंग। रिसोर्स पार्सनिंग मीन्स द सेपरेटिंग। Simply put, species can use their resources in ways that reduce depletions. कि रिसोर्सेज तो हमेशा क्या होते हैं, लिमिट्स में ही होते हैं, उनको उन्होंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है, और दोनों के रिसोर्सेज क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पर उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसके डिप्लीशंस नहीं हो पाते। दिस अलाउ द स्पीसीज टू कोएग्जिस्ट एंड इवन इवॉल्व। दोनों स्पीसीज क्या है, अब इकट्ठा रह सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं, और दोनों के दोनों क्या हैं, इवोल्व भी हो सकती हैं, आगे इवोल्यूशन उनके अंदर हो सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्स पार्सनिंग इज दैट लिजर्ड लाइक एनोल्स विच यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर ओवरलैपिंग हैबिटेट्स इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ द एनोलॉग्स माइट लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, कुछ फॉरेस्ट फ्लोर पे रहती हैं, कुछ थोड़ी सी हाइट पे रहते हैं, कुछ कैनोपी पे रहते हैं, कुछ ट्रंक में रहते हैं, कुछ ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं। ब्रांचेज वाला ट्रंक वाले पे नहीं जाता, ट्रंक वाला कैनोपी पे नहीं जाता, वो क्या करते हैं, उन्होंने स्पेसिफाई कर लिया है कि हमें इतना ही एरिया ऑक्यूपाई करना है। स्टिल अनदर एनोल्स माइट मूव अवे फ्रॉम द प्लांट्स एनवायरनमेंट एंड लिव इन द डेजर्ट एंड द नियर ओशियंस। उनमें से कुछ एनोल्स ने क्या डिसाइड किया कि हम प्लांट्स के एनवायरनमेंट में रहते ही नहीं है, हम डेजर्ट में चले जाएंगे या फिर नियर की किसी ओशियन में चले जाएंगे। तो अब क्या है, इन स्पीसीज में जब इकट्ठा ही नहीं होंगी, सबने अपने अपने अलग अलग लोकेशंस बांट ली हैं, तो अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं, और इस बंटवारे को ही क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्सनिंग। अनदर एग्जांपल वुड बी द डॉल्फिन एंड द सील्स व्हिच इट सिमिलर स्पीसीज ऑफ फिश, हाउएवर देयर होम रेंज डिफर, अलाउइंग फॉर ए पार्सनिंग ऑफ द रिसोर्सेज। डॉल्फिन्स और सील्स की जो फीडिंग हैबिट्स हैं दैट आर सेम, बट दोनों ने क्या किया, टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट कर ली हैं, और उनकी होम रेंज की एक ने लोकेशंस डिफरेंट गेन की है, एक ने लोकेशन डिफरेंट गेन की है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी द डार्विन फिंसिस। डार्विन फिंसिस ने क्या कर लिया था, एक ही लोकेशन पे थे उनकी, इन्होंने अपने आप को चेंज करके अपनी बीक की जो बीक थी वो चेंज कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग उनके जो फूड्स थे वो चेंज हुए थे, इसके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक है वो चेंज हुई थी। विच स्पेशलाइज देयर बीक शेप ओवर टाइम इन देयर इवोल्यूशंस। जब धीरे धीरे उन्होंने उसी फूड्स के ऊपर ही सर्वाइव करना स्टार्ट किया, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, बीक की शेप चेंज हो गई, और उसी को हमने इवोल्यूशंस बोला। इन देयर वे देयर वर एबल टू यूज देयर रिसोर्स इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज करके एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। इसीलिए कहा ना कि इवोल्यूशन और जो इकोलॉजी है वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। डार्विन फिंचेज को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि डार्विन फिंचेज इवोल्यूशन में आते हैं, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन इकट्ठा चलती हैं। हम देखते हैं जैसे रिसोर्सेज पार्सनिंग है, ये देखो एक ही पेड़ है, यहाँ पर यह क्या है, एक जैसे ही इंसेक्ट्स हैं। ये क्या है, पाइल्ड वुड पिकर डिग्स द वुड के अंदर जाता है और वहां से इंसेक्ट्स को कलेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये छोटे इंसेक्ट्स को ट्रंक के ऊपर से कलेक्ट करता है। और जो येलो बाइल्ड का है शेप्सकोर, ये क्या करता है, इसका सैप लेता है। सैप होता है जो वाटर प्लस मिनरल्स यहाँ पर जो जाइलम से फ्लो करते हैं ना, दैट वन इज द सैप, उस सैप को कंज्यूम करता है। जो ब्राउन क्रीपर्स होते हैं, ये ट्रंक के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करती हैं। एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन सभी के फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन कभी नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज पार्सनिंग ये होती है, और सर्वाइवल उनका एक कोएग्जिस्ट में निकल जाता है, एक दूसरे में कंपटीशन नहीं होता है। ये देखो जो स्पैरो है,
उनके क्या है, इन्होंने एरिया बांट लिया। एक पेड़ के ऊपर यहाँ पर लोकेशन में ये रहती हैं, बीच वाले में देशवन रहते हैं, नीचे वाले में ये रहेगी। तो सभी ने क्या है, सभी के सभी वेबलर जो होती हैं, सभी वेबलर ने अपने अपना जो पेड़ है, पेड़ की लोकेशंस बांट ली कि टिप पे ये रहेंगे, मिडल में ये रहेंगे और बॉटम में ये रहेंगे। तो इस वजह से कि सभी की पॉपुलेशंस इकट्ठा कोएग्जिस्ट करती है। और जब बंटवारा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज पार्शनिंग। नॉर्मल में हम जिससे बंटवारा बोल देते हैं, इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के बीच में, स्पीसीज के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज पार्शनिंग, कि वो सभी पॉपुलेशन स्पीसीज आपस में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कोएग्जिस्टेंस के लिए, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी लड़ाई एक ही चीज के ऊपर हो रही है तो सब उन्होंने क्या है, अपनी अपनी हैबिट्स या फिर हैबिटेट्स बदल ली। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट उसी को कहा जाता है, कैरेक्टर उनका क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। कंपीटिंग स्पीसीज डाइवर्ज इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंपीटिंग स्पीसीज थी, आपस में कंपीट कर रही थी, उन स्पीसीज ने क्या किया, अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज कर ली है। ड्यू टू द इवोल्यूशंस ऑफ ट्रेड्स बेस्ट सूटेड टू द रिसोर्सेज दे यूज। जो उनको वो अपने इवोल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज किया उन्होंने, और जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर इवोल्यूशन हो गया। रिजल्ट फ्रॉम द रिसोर्स पार्सनिंग। अब रिसोर्सेज पार्सनिंग के थ्रू ही क्या होता है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे ये ही देखो, यहाँ जो इंसेक्ट्स रह रहा है वो टिप पे है, उसको सनराइज जो सनरेजेज है वो ज्यादा आती हैं, इसका पॉइंटिंग एंड्स है, उसकी बीक के शेप है, उसका खुद का शेप है, उसका कलर्ड है, वो सब क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। और इस चेंज को ही क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन। चेंजिंग जब एक स्पीसीज के अंदर होती है ऑर्गेनिजम्स में, धीरे धीरे फिर वो एक नई स्पीसीज में चले जाते हैं, तो उसको इवोल्यूशन, स्पेसिएशन उसी को बोला जाता है। और उसी की वजह से क्या आते हैं, फिर उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है उसका, दैट वन इज द कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। बर्ड्स दैट ईट लार्ज सीड इवोल्व लार्ज बिल्स। अब जो इंसेक्ट्स लार्ज सीड्स लेते हैं, ईट करते हैं, उनकी जो बिल्स होती हैं, चोंच जो होती हैं, बीक्स जो होती हैं, वो लार्ज होती हैं। इंसेक्ट्स को जो लेते हैं उनकी स्ट्रोंग नहीं होती है। इंसेक्ट्स की शेप पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट्स की लोकेशंस पे डिपेंड करता है, बर्ड्स के जो हैबिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनके क्या है, बाइल्स की जो है शेप है वो डिपेंड करती है। बर्ड्स दैट ईट स्मॉलर सीड्स इवोल्व स्मॉल बिल्स। तो ये क्या हो गया, उनका चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हुआ ना, जैसा उन्होंने हैबिट्स लिए, जैसे उन्होंने रिसोर्सेज पार्सनिंग की। कंपटीशन इज रिड्यूस्ड व्हेन टू स्पीसीज बिकम मोर डिफरेंट। कंपटीशन एक तभी चेंज कम हो सकता है जब उन दोनों स्पीसीज का जो भी लोकेशंस हैं या फिर उनकी हैबिट्स हैं, जब वो चेंज होंगे उनके अंदर। होता है ना कि जब घरों में भी जब दो इंसान एक जैसी फितरत के होते हैं तो उनमें से या तो कोई एक मान जाए तभी लड़ाई कम होती है ना। तो वही है कि कंपटीशन में भी क्या होता है, दो स्पीसीज का कंपटीशन तभी कम हो सकता है जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, उनकी कैरेक्टर्स अलग हो जाए, हैबिट्स अलग हो जाए, निश अलग हो जाए, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, रिसोर्सेज पार्सनिंग हो जाए, तभी कंपटीशन रिड्यूस हो सकता है, अदरवाइज कंपटीशन होगा। ये नेचर का नियम है। एग्जाम्पल ये देखो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के, जो डार्विन फिंचेस थी उन्होंने क्या किया, अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, जो फिंचेस की बीक के साइज थे वो चेंज हुए। ये ट्री फिंचेस हैं, ये वेबलर्स हैं, और ये क्या है, ग्राउंड के फिंचेस हैं। तो सभी की शेप देखो, बीक की शेप डिफरेंट है, जो जिस जहां पर फीड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उनके जो बीक की शेप है वो डिपेंड करती है। जो फ्रूट ईटर्स हैं, ये वेजिटेरियन फ्री फिंचेस जो फ्रूट को ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को जो ईट करते हैं दैट वन इज द लार्ज इंसेक्टिवोर्स, स्मॉल इंसेक्टिवोर्स, वुड पिकर फिंचेस होते हैं, और ये वेबलर फिंचेस होती हैं जो, और कैक्टस के जो करते हैं ये कैक्टस ग्राउंड फिंचेस हैं। शार्प जो क्रशिंग बाइल्स जो सीड्स को ईट करते हैं, शार्प ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर करते हैं। ये स्मॉल ग्राउंड फिंचेस होते हैं, ये मीडियम ग्राउंड फिंचेस होते हैं, ये लार्ज ग्राउंड फिंचेस होते हैं। तो इन्होंने सब ने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया। पहले इन्होंने रिसोर्सेज पार्सनिंग की, रिसोर्सेज पार्सनिंग के अकॉर्डिंग इनके क्या कैरेक्टर चेंज हो गए। तो इसको हम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट और रिसोर्सेज पार्सनिंग दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट एक टर्म आती है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या होते हैं कि दो स्पीसीज हैं, दोनों का एक ही निश है और दोनों अलग अलग लोकेशंस पर हैं।
तब क्या है वो सर्वाइव कर जाती है। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट आर टू स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई सिमिलर निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इन जियोग्राफिकली सेपरेट एरिया। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स सब जगह होते हैं। कार्निवोर्स की बात हमने की तो कार्निवोर्स जो साउथ का है या फिर नॉर्थ का है वो कार्निवोर्स क्या है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है कि वो स्पीसीज, अगर हम यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं वो इकोलॉजिकल गिल्ड बोला जाता है, सॉरी वो इकोलॉजिकल गिल्ड बोला जाता है। यहाँ पर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर ये फ्रॉग दिखाया गया है, मेंटेला फ्रॉग है, ये पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है और इवोल्व डिफरेंट सिमिलर डिफेंस मैकेनिज्म, दोनों का डिफेंस मैकेनिज्म एक जैसा होता है। ब्राइट कलरेशन ऑफ ईच इन द वार्निंग टू द प्रेडेटर, इसका भी कलर ब्राइट है और इसका भी कलर ब्राइट है। तो वो क्या है, दोनों के एक ही काम है प्रेडेटर से वार्निंग करने का, लेकिन दोनों की लोकेशन डिफरेंट है। ये क्या है, मेडागास्कार में है और ये साउथ अमेरिका में है। तो इनको बोलेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कि दोनों स्पीसीज का सेम निश है, सेम हैबिटेट है, सॉरी सेम निश है दो स्पीसीज का, और लेकिन वो हैं कहाँ पर, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर हैं, तभी वो क्या है सर्वाइव कर जाती हैं। दैट आर द इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। इकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी रहते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बोल सकता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए।